नमस्कार दोस्तों, कदम के आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कल हमने तय किया था, आज हम एक नया उपन्यास शुरू करेंगे, मन्नू भंडारी का महाभोज। महाभोज उपन्यास एक प्रतीकात्मक उपन्यास है जो आज़ादी के बाद लिखा गया है और इसमें बहुत सारे समाज में व्याप्त बुराइयों या तत्कालीन समाज में क्या क्या व्यक्त था, राजनीतिक क्या थी उस समय की, इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो आज और कल इस उपन्यास को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। छोटा उपन्यास है, टॉपिक भी इसमें तुलनात्मक रूप से कम है, तो 2 दिन में हम इस उपन्यास को कवर कर पाएंगे। इससे पहले हम 3 उपन्यास गोदान, मैलांचल और दिव्या पढ़ चुके हैं। जो विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहला काम ये करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे ताकि नोट्स और सारे अपडेट आपको मिलते रहें। और दूसरा काम ये करेंगे कि शुरुआत से आप गोदान से इन उपन्यासों को पढ़ना शुरू कर सकते हैं। तो चलिए आज हम महाभोज को पढ़ना शुरू करते हैं। महाभोज जो उपन्यास है, ये मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कब लिखा गया है? ये आज़ादी के बाद लिखा गया है। आज़ादी के बाद भी 1982 ईस्वी में यह उपन्यास लिखा गया है। आज़ादी के बाद देश में क्या हो रहा था, राजनीति के रूप में राजनीति के स्तर पर तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। उन परिवर्तनों को दर्शाते हुए मन्नू भंडारी ने वास्तविकता को खोजने की कोशिश की, या यह कहें कि उपन्यास के माध्यम से यथार्थ को खोजने की कोशिश की है। इसके अभी जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो इस उपन्यास की संवेदना पक्ष को पढ़ेंगे हम, कि क्या क्या इस उपन्यास में कवर किया गया है। संवेदना पक्ष तक पहुँचे उससे पहले हमें ये समझना होगा कि मन्नू भंडारी का उपन्यास को लेकर दृष्टिकोण क्या था। जैसे बाकी उपन्यास भी जब हमने पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि जो मार्क्सवादी यशपाल हैं, यशपाल का दिव्या को लेकर क्या दृष्टिकोण था, फणीश्वरनाथ रेणु का मैलांचल को लेकर क्या दृष्टिकोण था। वही दृष्टिकोण हम लेखक का पहले समझने की कोशिश करते हैं, रचनाकार के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। तो जो मन्नू भंडारी हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है? वो कहती हैं कि उनकी मान्यता है कि हमारा परिवेश ही हमारे व्यक्तित्व और नियति को निर्धारित करता है। हमारा वातावरण है ना, हमारे आसपास जो है परिवेश, वही हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। और अगर आसपास का परिवेश, आसपास का माहौल ही निर्धारित कर रहा है, तो इस परिवेश के प्रति दायित्व बोध हर व्यक्ति का होना चाहिए। इसके प्रति उदासीनता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर यह परिवेश स्वस्थ होगा तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत व आंतरिक पक्षों पर ध्यान देने का पूरा मौका मिलेगा और पूर्ण अधिकार भी मिलेगा। मतलब अगर आसपास का माहौल ही बढ़िया है ना, तो हर व्यक्ति को अपनी प्रगति करने का, अपने लिए अच्छा करने का पूरा मौका होता है। लेकिन अगर यह परिवेश अस्वस्थ है तो समाज का सदस्य होने के नाते प्रत्येक व्यक्ति का प्राथमिक दायित्व यह बनता है कि वह पहले परिवेश के लिए चिंतित हो, वह परिवेश को सुधारने की कोशिश करे, वह परिवेश को अच्छा बनाने में अपना व्यक्तिगत योगदान दे। इन्होंने इसको एक कथन से भी लिखा है, जब अपने ही घर में आग लगी हो तो सिर्फ अपने अंतर जगत में बने रहना, उसी का प्रकाशन करना क्या खुद ही अप्रासंगिक, हास्यास्पद और किसी हद तक अश्लील नहीं लगने लगता? मतलब जब आप समाज, अपने परिवेश को ठीक नहीं किए हो, उसके बाद में केवल अपने हिसाब से अगर रचना कर रहे हो तो वो गलत है, वो हास्यास्पद है। तो इन्होंने अपने परिवेश के बारे में पूरा बताया है। उस परिवेश में उस समय की तमाम समस्याओं को प्रकट करने का प्रयास किया है, जैसे आज़ादी के सपनों की मौत कैसे हुई, कैसे नेतृत्व ने लोकतंत्र का मखौल उड़ाया, सामाजिक जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तनों को रोका गया। संश्लिष्ट यथार्थ को इन्होंने प्रकट करने की कोशिश की है, किस प्रकार से अपने चरित्रों व विभिन्न घटनाओं के माध्यम से। ठीक है, तो ये तो लेखिका का जो दृष्टिकोण हुआ वो हमें समझ में आया। अब संवेदना पक्ष में जो इसमें महत्वपूर्ण आयामों को छुआ गया है, उनकी हम बात करेंगे। सबसे पहला जो आयाम इसमें चर्चा हुई है वो है राजनीतिक विकृति। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इस पूरे उपन्यास का, जिसको बहुत ध्यान से आपको समझना है और याद करना है। तो महाभोज की जो मूल समस्या अगर हम कहें तो वो राजनीतिक विकृति है।
आज़ादी मिल चुकी है, आज़ादी मिलने के बाद में लोकतंत्र आ चुका है। लोकतंत्र में जिसके पास संख्या होगी वही लोकतंत्र में शीर्ष पर होगा। तो लोकतंत्र किस में बदल चुका है? लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल चुका है। भारत उस समय बहुत ज़्यादा प्रगति पर नहीं था। भारत में अशिक्षा भी थी, बड़े स्तर पर गरीबी भी देखने को मिलती थी। भारत के लोग उस समय तक समानता, स्वतंत्रता, न्याय, जो संविधान में जिन महत्वपूर्ण मूलभूत अधिकारों की बात की गई थी, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई थी, हर व्यक्ति उसके बारे में नहीं जानता था। अधिकतम व्यक्ति उससे क्या थे? अनजान थे। राजनीति में एक अवसरवादिता का स्थान आता है, अवसरवादिता ग्रहण कर लेती है। अवसरवादिता का मतलब ये है कि मौका मिला तो अपना जो स्वार्थ है उसकी स्वार्थ की सिद्धि कर ली। ऐसे व्यवहार राजनीति में अवसरवादिता देखने को मिलती है। और ये अवसरवादिता ही थी भी कैसी? संवेदनहीन, कोई संवेदनशीलता नहीं है, किसी का नुकसान हो जाए तो भी कोई गम नहीं है। ऐसी अवसरवादिता राजनीति में देखने को उस दौरान मिल रही थी। राजनीति में अवसरवादिता को मनु भंडारी ने अपने चरित्रों के माध्यम से दिखाया है। जैसे ये वाला कथन देखिए, ज्योतिष पर अनंत विश्वास है सुकूल बाबू को, नीलम तो अभी कुछ महीने पहले ही पहना है, और देखो रंग लाया बिस्सू की मौत, लगता है जैसे थाली में परसकर मौका आ गया सामने। तो यही अवसरवादिता है। इस उपन्यास की शुरुआत अगर आपने पढ़ा हो तो बिस्सू की मौत से होती है, बिस्सू की लाश से होती है, जो प्रतीकात्मक अर्थ में इसमें शुरुआत में ही लिखा है, जिसे गिद्ध नोच नोच कर खा रहे थे। इसका आगे अर्थ भी समझेंगे हम। तो बिस्सू की जो मौत है वो एक अवसर है। उस अवसर में सभी अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं, सभी अपनी राजनीति सिद्ध करने में लगे हैं। दूसरा है वो है दिखावे की राजनीति। दिखावे की राजनीति से मतलब ये है कि आप शो ऑफ कर रहे हैं, आप ज़बरदस्ती दिखा रहे हैं कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, मैं जनता के करीब हूँ, मैं जनता का भला सोच रहा हूँ, ऐसा आप केवल दिखा रहे हैं। जनता अपने प्रतिनिधियों तक के संबंध में विवेकशील निर्णय लेने में असफल होती है, क्योंकि चुनाव जीतने हेतु सामूहिक मनोविज्ञान का प्रयोग ये राजनीतिज्ञ करते हैं। जैसे एक इंसिडेंट दिखाया है इसमें, जब दास साहब ने उसे गाड़ी में बैठने को कहा तो एकदम हक्का बक्का रह गया। बिस्सू के पिता की बात है ये, है ना, बिस्सू के पिता की बात है। जिंदगी में कब नसीब हुआ है उसे गाड़ी में बैठना, और वह भी दास साहब की गाड़ी में। दास साहब के इस बड़प्पन के आगे नतमस्तक हो आए हैं। बड़े बूढ़ों को यदि शबरी निषाद की कहानियाँ याद हो आई हैं, किसी किसी को तो ईर्ष्या भी होने लगी है हीरा से कि बेटे तो न जाने कितनों के मरते हैं पर ऐसा मान। देख रहे हैं आप, मतलब कि दास साहब बिस्सू के पिता को अपनी गाड़ी में बैठा ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी राजनीति सिद्ध करना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं। ये दिखावे की राजनीति है, ठीक है। फिर तीसरा जो डायमेंशन है राजनीति के विकृत चरित्र का, वो है नेताओं का दोगलापन। वास्तव में कुछ हो रहा है, दिखा कुछ हो रहे हैं। वस्तुतः वह जो सोचता है वो व्यक्त नहीं करता, और जो व्यक्त करता है उसे महसूस नहीं करता। सफल नेता वही है जो अपने भीतर ऐसे दोगलेपन का विकास करे और उसकी वास्तविकता छिपी रहे तथा कृत्रिम आदर्श व्यक्त होता रहे। लेखिका का कथन देखिए, बात को अपने मन से, अपने मन में होने वाली उथल पुथल से भी काटकर भी किया जा सकता है। यह गुर कोई दास साहब से सीखे, जो क्या है, पॉलिटिशियन है। फिर राजनीति में भ्रष्टाचार को दिखाया है राव व चौधरी के माध्यम से। तो ये मोटी मोटी डायमेंशंस इन्होंने कवर की हैं। राजनीति का जो विकृत चरित्र है, राजनीतिक जो विकृति है, उसको कवर किया है। मोटे मोटे पॉइंट्स अगर हम देखें तो लोकतंत्र का भीड़तंत्र में बदलाव होता है आज़ादी के बाद। राजनीति की संवेदनहीनता और अवसरवादिता है ये, और दिखावे की राजनीति, नेताओं का दोगलापन और राजनीति में निहित भ्रष्टाचार, इन आयामों पर आपको चर्चा करनी है अगर प्रश्न आता है तो। कैरेक्टर्स भी बता दिए हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है सामाजिक विकृति। ये तो थी राजनीतिक विकृति, अब है सामाजिक विकृति। सामाजिक विकृति में दो आयामों को छुआ है, एक तो जातीय संघर्ष और गांव व शहर का द्वंद्व। पहले जातीय संघर्ष देखेंगे, बाद में हम गांव व शहर का द्वंद्व देखते हैं। देखिए, आज़ादी के बाद हुआ क्या,
आज़ादी जब मिली थी उससे पहले काफ़ी सारे हमने इतिहास में भी पढ़ा है, समाज सुधार आंदोलन चले थे, जहाँ पर नीचे जो जातियाँ थीं उनके उत्थान के लिए कोशिश की गई। जैसे खुद गांधी जी ने हरिजनों के उद्धार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए, उनके लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कोशिशें की उन्होंने। लेकिन जब संविधान का निर्माण हुआ, जब हमें आज़ादी मिली, तो उन्हीं जातियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए समानता के तहत। लेकिन जैसे ही समानता के अधिकार के तहत उनको अधिकार दिए गए, बाकी जातियों से यह पचाया नहीं गया, या ये उनके लिए एक अच्छा संकेत नहीं था। इसी वजह से जातीय प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई और जातीय संघर्ष तेजी से भारत में उभरने लगे। इसका उदाहरण है बेलछी कांड, जहां ऊंची जाति के लोगों ने सारे हरिजनों को जिंदा जला दिया। इसी की चर्चा हरिजन गाथा में भी की है अभी नागार्जुन ने। इसका रेफरेंस भी आया है महाभोज में। महीने भर पहले की तो बात है, गांव की सरहद से जरा परे हटकर जो हरिजन टोला है, वहां कुछ झोपड़ियों में आग लगा दी गई थी आदमियों सहित। तो ये रेफरेंस दिया गया है। तो मन्नू भंडारी ने बताया है कि कैसे संविधान आने के बाद या आज़ादी के बाद जातीय संघर्ष उभरते हैं, और जैसे जैसे ये संवैधानिक चेतना बढ़ेगी, व्यक्ति को अपने अधिकारों के बारे में पता चलेगा, वह सजग होगा, ये जातीय संघर्ष बढ़ने लगे थे। कोई भी जो भी जड़ता से ग्रस्त था, जो पुराने शोषण को भोग चुका था, वो झुकना नहीं चाहता था। श्रेष्ठता की ग्रंथि पैदा हो गई थी। अब जैसे देखिए इस वाले कथन से, इन हरिजनों के बाप दादा हमारे बाप दादाओं के सामने सिर झुकाकर चलते थे, झुके झुके पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी, और ये ससुरे सीना तान कर आंख में आंख डालकर बात करते हैं, बर्दाश्त नहीं होता ये हमसे। मतलब हर व्यक्ति चाहता था कि हरिजन जैसे पहले थे, आज से 20 साल पहले थे, 50 साल पहले थे, वैसे ही समाज में बने रहें, या कोई भी जाति जो जाति का पदानुक्रम बना हुआ है वो उसी तरीके से बने रहना चाहिए। तो ये जातीय संघर्ष को, ये चीज़ जैसे ही उनको अधिकार मिले, जातीय संघर्ष बढ़ गए। ठीक है। राजनीति में भी फिर क्या हुआ, जातीय समीकरणों की शुरुआत होती है। कैसे? लोकतंत्र का विकास हुआ। अब जाति क्या हो गई, सामाजिक जीवन की धुरी बन गई, और साथ साथ किसकी बन गई, राजनीतिक जीवन की भी वह धुरी बन गई। स्वस्थ लोकतंत्र की एक ही शर्त थी कि लोग अपने हित समूह की पहचान तार्किक रूप से करें, किंतु अशिक्षा जैसी स्थितियों ने जातियों को हित समूह बना दिया। मतलब लोकतंत्र में क्या हुआ, नंबर काउंट होने लग गया, उसमें ऊपर नीचे जाति नहीं, सबके वोट की वैल्यू क्या थी, सिंगल थी। अब वोट की वैल्यू थी और ऊपर से लोकतंत्र था, तो जो जिसके पास संख्या ज़्यादा होगी वही सर्वे सर्वा होगा उस समय पर। तो अब लोग क्या करेंगे कि जहाँ पर उनके हित साधे जाएंगे, उन हित जहाँ पे साधे जाएंगे वहाँ से वो जुड़ने की कोशिश करेंगे या समूह बनाने की कोशिश करेंगे। अब हित जहाँ पे साधे जाएंगे, आवश्यकता तो क्या थी, लोकतंत्र की उम्मीद तो क्या थी कि तार्किक रूप से आप अपने हित समूह चुनेंगे, कि जहाँ पर आपका भला होगा, जो अच्छा काम कर रहा होगा वो कर रहा, उसी को आप अपना हित समूह चुन लेंगे। पर हुआ क्या, उस समय अशिक्षा थी, गरीबी थी, लोगों को जानकारी नहीं थी, तो सबसे आसान तरीका जो चुना गया वो था जाति, कि अगर मेरी जाति का है तो ये मेरे हित के लिए काम करेगा। तो हित समूह जो बने वो जाति आधारित हित समूह बन गए, जिससे जातियां क्या बन गई, एक वोट बैंक बन गई। ऐसे नेताओं का उद्भव हुआ जिन्होंने इनका शुभ चिंतक होने का दिखावा किया और इनकी स्थिति सुधारने के लिए लेकिन वास्तविक रूप से कोई प्रयास नहीं किए। ऐसे ही कौन है, दास साहब, जो हरिजनों के वोट लेकर तो सत्ता में पहुंचे हैं, लेकिन शुभ चिंतक जोरावर के हैं, ना कि हरिजन के हैं। ऐसे सुकूल बाबू हैं जो हरिजनों की भावनाओं में तूफान तो पैदा कर सत्ता में पहुंचना चाहते हैं, पर उनकी भी मानसिकता निम्न तबकों के प्रति घृणा से भरी है। वे सोचते हैं अब बचे हुए वोट अपने पक्ष में करने पड़ेंगे, तब बात बनेगी। इन नीची जात वालों का कोई भरोसा नहीं। तो ये मानसिकता है, जबकि वो वोट लेना चाहते हैं। ठीक है। तो ये बात है किसकी, जाति, सामाजिक में जाति व्यवस्था की। इसी को शॉर्ट में फ्लो चार्ट में यहाँ पर बता दिया गया है, आप देख लीजिएगा। दूसरा था गांव व शहर का द्वंद्व। भारत स्वाभाविक रूप से गांव में बसता है, परंतु सत्ता का चरित्र ऐसा कि शक्ति हमेशा शहरों में केंद्रित रही है। लेकिन लोकतंत्र में आने के बाद में संख्या बल महत्वपूर्ण हो जाता है और संख्या की दृष्टि से गांव महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए लोकतंत्र के केंद्र में या राजनीति के केंद्र में अचानक से गांव भी आते हैं और गांव में रहने वाली पिछड़ी जातियां भी आती हैं। 70 के दशक में नेतृत्व प्राय शहरों तक ही सीमित था।
महाभोज में कई पात्र ऊपर से ग्रामीणों के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, परंतु भीतर उनसे भी घृणा ही करते हैं। जैसे थानेदार है, ग्रामीणों की सरलता को लेकर आक्रामक है, उसकी दृष्टि में पुलिस का काम ही दमन करना है। इन देहातियों से पाला पड़ेगा तो एक दिन में ही पता चल जाएगा। शहरी लोग भले नरमी से काबू आ जाते, ये देहाती भुज डंडे के बिना कोई रास्ते पर ला सकता है भला। तो मतलब ग्रामीणों के प्रति भी एक घृणात्मक मानसिकता यहाँ पर दिखाई है, जो वास्तविक समाज में भी उस समय देखने को मिलती थी। तो 2 डायमेंशन हमने कवर कर लिए हैं, राजनीतिक विकृति और सामाजिक विकृति। अगला है बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका। समाज में बहुआयामी विकृतियों में एक विकृति के रूप में इन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग की भी भूमिका की कमी को भी मन्नू भंडारी ने दर्शाया है। अगर समाज में कुछ गलत है तो उसके पीछे एक सीमा के रूप में उन्होंने बुद्धिजीवी की निष्क्रियता को भी बताया है। समाज में यदि अंधेरा है तो उसे चीरने के हेतु चिंगारी जलाने का काम किसका है? बुद्धिजीवी का है। लेखिका की समस्या ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्म राक्षस में मुख्य बोध की थी कि बौद्धिक वर्ग प्राय सुविधाओं के सामने क्या है? बिका हुआ है। पत्रकारिता देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिससे अपेक्षा की जाती है कि वो वास्तविकता को उघाड़े, सत्ता के सामने झुके नहीं, बता सत्ता का वास्तविक चरित्र का पदार्पण करे। लेकिन सत्ता के आगे तो बिका हुआ है कौन? पत्रकार। रोज ही कागज रंगने वाले के लिए लिखना इतने संकट का काम हो सकता था, यह पहली बार महसूस किया दत्ता बाबू ने। दत्ता बाबू पत्रकार हैं भाई। पत्रकारिता के माध्यम से, दत्ता बाबू के माध्यम से दिखाया है कि राजनीति के आगे पत्रकारिता भी क्या है? बिकी हुई है। 2 लाइन लिखते 4 काटते। इस समय अपने लिखे को अपनी नज़रों से नहीं वरन दा साहब की नज़रों से देखकर तोल परख रहे थे दत्ता बाबू। दा साहब के आगे वो झुक जाते हैं। दूसरी बौद्धिक वर्ग की दूसरी कमी दिखाई है निर्जीव किस्म की तटस्थता। जैसे महेश पात्र दिखाया है जो सामाजिक अनुसंधान हेतु आया है, पर जब बिस्सू की मौत होती है तो भी वह कुछ नहीं करता, सामाजिक स्थितियों को लेकर इन्वॉल्व नहीं होता है। लेकिन बिस्सू के माध्यम से उन्होंने व्यंग्यात्मक चोट भी की है कि बिस्सू जो बौद्धिक वर्ग से नहीं आता लेकिन वो संवेदनशील है, उसमें क्रांतिकारी चेतना है, बाकी लोगों में नहीं है, बुद्धिजीवी वर्गों में नहीं है। ये कथन उसके बारे में लिखा गया है। बौद्धिक वर्ग धीरे धीरे इतना संवेदना से खाली हो जाता है कि समाज में दिल दहलाने वाली घटनाएं भी उसे परेशान नहीं करती। हरिजनों को जिंदा जलाए जाने की घटना पर शहरी बुद्धिजीवियों की प्रतिक्रिया मन्नू भंडारी ने दर्शाई है। किसी ने सवेरे खुमारी में अंगड़ाई लेते हुए पढ़ा तो किसी ने चाय की चुस्की से साथ पढ़ा। देखा ढेर सारी सहानुभूति और दुख में लिपटकर निकला, ओह हॉरिबल, सिंपली इनह्यूमन। कब तक यह सब और चलता रहेगा? तट और पन्ना पलट गया। थोड़ी देर में गांवों वालों की जिंदगी की तरह अखबार भी रद्दी के ढेर में जा पड़ा। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बुद्धिजीवी वर्ग को। मन्नू भंडारी ने इस बुद्धिजीवी वर्ग को जो क्रांति चेतना की आवश्यकता थी उसके लिए केवल समस्या ही नहीं उठाई है, समाधान भी प्रकट किए हैं उन्होंने। तटस्थ नहीं रही हैं वो। उन्होंने क्रांति चेतना का निर्वाह भी किया है, पहले बिस्सू के माध्यम से फिर बिंदा के माध्यम से। दोनों सामाजिक समस्याओं को लेकर चिंतित हैं। जैसे इसमें दिखाया है कि जब से हरिजन टोला में आगजनी हुई है ना सरकार, तब से वो काहू से लड़बो नहीं करा, बस भीतरे भीतरे कल्पत रहा, बहुत रोवा रहा। उई दिन सरकार बहुत रोवा रहा, कबो कबो तो रात भर झटपट करे सरकार। मतलब इनको फर्क पड़ रहा है, बुद्धिजीवी वर्ग को फर्क नहीं पड़ रहा, पर समाज के इन लोगों को फर्क पड़ रहा है। बिंदा की गिरफ्तारी के बाद भी नाटकीय मोड़ के माध्यम से, सक्सेना के माध्यम से इसी क्रांतिकारी चेतना को वो आगे बढ़ाती हैं। ठीक है ना। अंत में वह लिखती हैं, दुर्निवार का मतलब है दुर प्लस निवार, जिसका निवारण आसान नहीं हो। सम्मोहन भरी उस खतरनाक लपकती अग्निलीक के लिए बिस्सू बिंदा तक जो नहीं रुकी रही, आगे क्रांति के चेतना बने हैं सक्सेना। तो ये टॉपिक था जो इसके संवेदना से जुड़े हुए हैं, सामाजिक पक्ष, इसका राजनीतिक पक्ष और उनके विभिन्न आयाम। अगला जो टॉपिक है वो है महाभोज की नामकरण की प्रासंगिकता।
नामकरण हमने दिव्या का भी देखा है, नामकरण हमने गोदान का भी देखा है, नामकरण हमने मैलांचल का भी देखा है। मोटा मोटा हमें यही समझ में आया, रचना का नाम वो होना चाहिए जो रचनाकार के मूल कथ्य को समाज पाठक के मन में इंगित कर सके, या ये कहें कि रचना के मूल प्रतिपाद्य को धारण करने में सक्षम हो। तो महाभोज के नाम का अर्थ देखें तो महाभोज का जो शाब्दिक अर्थ अगर देखें तो वह भोज होता है जो किसी की मृत्यु पर आयोजित किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि किसकी मृत्यु पर, तो शुरुआत में दिखाया है कि बिस्सू की मौत होती है। उसी बिस्सू की मौत से क्या रिजल्ट निकलते हैं, डीआईजी की पदोन्नति हो जाती है और उस पर पार्टी रखी जाती है। दत्ता बाबू सरकारी विज्ञापन व कम मूल्य का कागज मिलने के कारण मित्रों व सहयोगी के साथ खास स्थान पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। सुकूल बाबू बड़ी रैली होने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। तो ये बेसिकली यह भोज बिस्सू की मौत का नहीं, बिस्सू या बिंदा की संभावित मृत्यु का नहीं, बल्कि यह स्वतंत्र भारत की तथाकथित आज़ादी, लोकतांत्रिक व्यवस्था और नैतिकता की मौत का प्रतीकात्मक भोज है। एक अर्थ यह आता है, ठीक है। दूसरा अर्थ क्या है, यह भोज मानवीय स्थितियों की मानवता की मृत्यु का प्रतीक है, जो क्यों हुई है, राजनीतिक विकृतियों के माध्यम से हुई है। राजनीतिक विकृतियां हम पढ़ चुके हैं। इसी की वजह से जोरावर हत्यारा होकर भी सुरक्षित है। दत्ता साहब उगलती कलम सरकार के आगे शांत करा देते हैं। दत्ता साहब की उगलती कलम सरकार के आगे शांत हो जाती है क्योंकि दास साहब उसको खरीद लेते हैं। डीआईजी की पदोन्नति हो जाती है। बिंदा को मार देने की तैयारी चल रही है और सक्सेना क्या हो जाते हैं, निलंबित हो जाता है। ये मानवीय स्थितियों की मृत्यु का प्रतीक है। दूसरा है कि भाई ठीक है, बिस्सू की जो मौत हुई उसके शुरुआती वहीं से होती है। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, मैंने शुरू में बताया है। यहाँ लाश बिस्सू का नहीं, प्रतीकात्मक अर्थ में लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रतीक है, जो हमने भी बात की। लेकिन फिर गिद्ध कौन है, कौन खा रहे हैं उसको नोच नोच कर, उन गिद्धों की पहचान भी मन्नू भंडारी ने की है। वो डीआईजी हैं, वो दत्ता साहब हैं, दत्ता बाबू हैं, वो सुकूल बाबू भी हैं, वो जोरावर भी हैं, वो दास साहब भी हैं। ये सब मिलकर अपने अपने स्वार्थ सिद्धि करते हैं। डीआईजी आईजी बन जाते हैं, उनका दत्ता बाबू का कोटा बढ़ जाता है, सुकूल बाबू की रैली सफल हो जाती है, जोरावर जो गुंडागर्दी करता है उस पर खतरा टल जाता है, और दास साहब भी बड़े और ताकतवर मुख्यमंत्री बनकर उभरते हैं। सबकी स्वार्थ सिद्धि इससे होती है। तो ये इन गिद्धों का क्या है, महाभोज है। किस पर, लोकतंत्र की मृत्यु पर महाभोज है। तो ये प्रतीकात्मक अर्थ है और बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को लिखा गया है। ये मैंने इनके शॉर्ट नोट्स और लिख दिए हैं, पॉइंट्स जो आपको कवर करने हैं। और महाभोज यथार्थ की बदसलूकी वही केवल बताती नहीं है मन्नू भंडारी, उसका समाधान भी प्रस्तुत करती हैं। अंतिम पंक्ति सक्सेना के माध्यम से जो समाधान प्रस्तुत किया है, उन्होंने क्रांति चेतना को आगे बढ़ाया है। वही वाला कथन, मिस्टर सक्सेना इस बार चेतना के वाहक बने हैं। पिछले बार वो दिनेश को निहत्था छोड़ आए थे, आत्मग्लानि बोध, अपराध बोध से ग्रस्त थे, पारिवारिक चिंताओं सुरक्षाओं के लालच में मन को मार दिया था। इस बार बिंदा की लड़ाई को निहत्था मैदान पर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनका व्यक्तित्वांतरण होता है और अपने समय के विद्रूप और भयावह यथार्थ हेतु इन्होंने व्यक्तित्वांतरण होता है और इस बार वो बिंदा का साथ देते हैं और वास्तविक रिपोर्ट ही प्रस्तुत करते हैं। तो निष्कर्ष तौर पर आप लिखेंगे कि अपने समय के विद्रूप और भयावह यथार्थ हेतु महाभोज नामकरण जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। यह न केवल आज़ादी के सपनों की मौत के भी व्यंजना करता है, बल्कि लाश को नोचकर खाने वाले गिद्धों के भी पहचान करता है। तो ये महाभोज बहुत ही प्यारा नाम, जिसके अर्थों को हमने खोला और विभिन्न अर्थ जो डायमेंशन इसकी हो सकती थी वो हमने देखने की कोशिश की। एक टॉपिक चरित्र योजना का आज था, पर चूंकि संवेदना वाला पक्ष थोड़ा बड़ा होता है तो अगला जो चरित्र योजना और जो बाकी जो टॉपिक्स हैं इस उपन्यास के वो हम कल पढ़ेंगे। तो कल ये पूरा उपन्यास हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और फिर अगले 2 दिन में पूरे उपन्यास जो 4 पढ़े हैं और जो उपन्यास का जो विकास पड़ा है उसका रिवीजन करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।